नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटोर तस्लीमा मंसूरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 2-3 महीना रह गया एग्जाम में, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। और चैप्टर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। ये पढ़ रहे हैं हम लोग। डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया था, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, किस तरह से डीएनए अपने जैसा सेम कॉपी बनाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम देखेंगे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आरएनए के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि आरएनए क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो है इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये भी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, उसी चीज़ को रिवाइज करते हुए फिर आज का जो टॉपिक होगा हमारा, हम थोड़ा सा जेनेटिक कोड के बारे में समझेंगे। और जेनेटिक कोड को समझने के बाद हम आगे आएंगे अपने टॉपिक पर। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपका। एक है अनुलेखन, जिसको कहते हैं अनुलेखन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसके बाद में आपका आता है अनुवादन। अनुवादन जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन, इस अनुवादन में क्या होगा, ट्रांसलेशन बेसिकली बच्चों जो जेनेटिक कोड होते हैं, डीएनए और आरएनए हमारे क्या कैरी करते हैं, सर्टेन जेनेटिक कोड कैरी करते हैं, जो कि बेसिकली ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, आपका जेनेटिक कोड जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। कौन कौन से चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये चीज़ें हम आज जेनेटिक कोड को समझने के बाद में समझेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन समझ लिया है बच्चों। एंड रेप्लिकेशन को समझने के अलावा लास्ट क्लास जो था, इसमें हमने क्या देखा था बच्चों कि सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या कहता है। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या कह रहा है कि जो आपका डीएनए है, डीएनए क्या कर रहा है, 1 मिनट। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी, तो ये क्या कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, डीएनए अपने आप ही रेप्लिकेट करके अपने जैसा नया डीएनए क्या करता है, बना लेता है। एंड देन आरएनए फॉर्म्स फ्रॉम डीएनए, मतलब आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है बच्चों, डीएनए से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, डीएनए से बन रहा है। डीएनए से आरएनए के बनने का जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एंड आपका डीएनए जो खुद डीएनए से ही नया डीएनए बन रहा है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने में मदद कर रहा है। प्रोटीन बनाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को, आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या कह रहा है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टेमिन, नाम था, क्या नाम था इनका बच्चों, टेमिन नाम था। तो टेमिन साहब ने कुछ सेल्स में, कुछ एनिमल्स में ये देखा कि आपका जो आरएनए होता है, ये क्या करता है, आरएनए सबसे पहले बनाता है डीएनए। जिन एनिमल्स में, क्योंकि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, तो जिन एनिमल्स में, बेसिकली आई वुड नॉट से एनिमल, जिन ऑर्गेनिजम्स में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आरएनए सबसे पहले बनाता है डीएनए। उसके बाद डीएनए फिर से क्या बनाएगा, आपका आरएनए बनाएगा। एंड देन आरएनए से कन्वर्ट होगा क्या, प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, प्रोटीन बनेगा। अगर मैं रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी की बात करूं, तो सबसे पहले क्या होगा, आरएनए आपका कन्वर्ट होगा किसमें, डीएनए में। आरएनए किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, डीएनए में। देन डीएनए से वापस से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, क्योंकि डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है। उसके बाद क्या बनेगा, आरएनए से फिर क्या बनेगा बच्चों, प्रोटीन बनेगा। तो इसको, जब आपका आरएनए से डीएनए बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है बच्चों। इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए जो एंजाइम काम आता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बोला जाता है। जो एंजाइम हेल्प कर रहा है आरएनए से डीएनए बनाने में उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम इसको कहा जा रहा है। ठीक है, वो क्या है आपका? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या है आपका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है। ठीक है ना, ये है आपका। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्योंकि आपका आरएनए से डीएनए बन रहा है तो वो एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए का ही पॉलीमराइजेशन हो रहा है। सो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा, हमने अभी अभी देखा कि डीएनए से क्या बन रहा है बच्चों? आरएनए बन रहा है। डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए, राइट। डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। ठीक है, और कौन सा प्रोसेस है ये? ट्रांसक्रिप्शन है। क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना। आरएनए जो बना, यूकैरियोट्स में आपके 3 टाइप के आरएनए बनते हैं। एक है आपका एमआरएनए, एक है आपका टीआरएनए, और क्या है? एक है आरआरएनए। आरआरएनए। एमआरएनए क्या होता है बच्चों? मैसेंजर आरएनए होता है। टीआरएनए क्या है बच्चों? ट्रांसफर आरएनए है। और आरआरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एमआरएनए का काम क्या है? एमआरएनए क्या कर रहा है? हमने देखा कि आरएनए से ही प्रोटीन बन रहा है, और आरएनए से प्रोटीन के बनने का प्रोसेस क्या कहला रहा है? ट्रांसलेशन कहला रहा है, अनुवादन कहला रहा है। तो एमआरएनए क्या करता है? इट कैरीज, ये अपने पास क्या रखता है? जेनेटिक कोड रखता है। क्या रखता है? जेनेटिक कोड रखता है, जो कि अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा? जो किस में बदलेगा बच्चों? आपके प्रोटीन में बदलेगा। तो ये एमआरएनए जा करके किससे जुड़ेगा? टीआरएनए की एक साइट से जुड़ेगा, टीआरएनए से लगेगा, टीआरएनए की एक साइट से जुड़ा रहेगा। ठीक है, और टीआरएनए क्या काम कर रहा है? टीआरएनए काम कर रहा है जेनेटिक कोड से बाइंड होने का काम कर रहा है। जेनेटिक कोड को क्या कर रहा है? अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। और यही टीआरएनए क्या करेगा? फिर से अपने साथ किसको जोड़ेगा? आरआरएनए को जोड़ेगा, राइबोसोमल आरएनए को जोड़ेगा। और ये राइबोसोमल आरएनए आपका क्या है? ये एक यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। राइबोसोम क्या बनाने का काम करता है? आपका प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। तो ये एक सभी लोग क्या करेंगे? एक साथ प्रोटीन जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर ले जा करके जेनेटिक कोड को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे, एंड यही जेनेटिक कोड आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें? कोड प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें जेनेटिक कोड क्या है वो हमें समझना है बच्चों। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं? 20 टाइप्स के क्या होते हैं? जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 20 ऐसे प्रकार के जेनेटिक कोड हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनमें से आपके 10 प्रोटीन जो ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं, जिनका होना हमारी बॉडी में कंपलसरी होता है। बट कोडिंग जो होता है वो सभी के सभी 20 प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है बच्चों, हमने ये डिस्कस कर लिया कि आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए इन सब का काम क्या है। ठीक है, लास्ट क्लास में किसके पास कितना चीज़ है, क्या काम कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, टीआरएनए का हमने भी ये भी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आप जाकर के लास्ट क्लास को क्या करिए, उसको देखिए। ठीक है ना, अभी बस एक ओवरव्यू हमको लेना था, इसलिए हमने थोड़ा सा आरएनए के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं? हमारा जेनेटिक कोड क्या है? क्या है बच्चों? जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या है? हमारे शरीर में क्या होता है? 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन हैं? 20 प्रकार के प्रोटीन हैं। और ये प्रोटीन ऐसे ही खुद से ही नहीं पड़े हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्जी बॉडी है, ये सब क्या है? इन सब का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये जो प्रोटीन भी बन रहा है ये ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं है हमारे शरीर में, इनका हमारी बॉडी में क्या होता है? निर्माण होता है, सिंथेसाइज होते हैं ये हमारे शरीर में। ठीक है, अब इनको क्या होता है? इनको बनाने के लिए क्या रहता है? आपके डीएनए में सर्टेन कोड्स रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों?
कुछ कोड रहते हैं। अब ये कोड क्या है, कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह का आपने पढ़ा होगा कि कोडिंग सीखना और ये सारी चीज़ें करना। तो कंप्यूटर की जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, हिंदी की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, इंग्लिश की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, अलग अलग भाषाओं की अपनी स्क्रिप्ट होती है, और उस स्क्रिप्ट को पढ़ना आना चाहिए, तभी आप क्या लिखा हुआ है इसका मतलब समझ पाओगे, ठीक है ना। हर एक चीज़ क्या रहती है, अपनी लैंग्वेज में कोडेड रहती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कुछ कोड के फॉर्म में क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं। अब ये कोड आता कहाँ से है, हमारे शरीर में 2 न्यूक्लियर एसिड्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 2 आपके न्यूक्लिक एसिड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। इनको हम क्या कहते हैं, डीएनए बोलते हैं और आरएनए बोलते हैं। इसमें क्या है, आपका नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, एडेनिन है, थाइमीन है, गुआनिन है और क्या है, साइटोसिन है। आरएनए में क्या है, आपका एडेनिन है, यूरेसिल है, गुआनिन है और क्या है, साइटोसिन है बच्चों, राइट। यही क्या करेंगे, ये जो आपके 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये आपस में जुड़ करके कुछ कोड बनाएंगे। और ये क्या करेंगे, ये जैसे ये आपस में ATG जुड़ गया, ठीक है, तो ये किसी सर्टेन स्पेसिफिक आपका क्या करेगा, इंफॉर्मेशन, इसके पास कुछ आवश्यक सूचना होगी, और वो सूचना किस फॉर्म में होगी, प्रोटीन के फॉर्म में होगी। वो सूचना किस फॉर्म में होगी बच्चों, प्रोटीन के फॉर्म में होगी, जो कि प्रोटीन अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आपके शरीर में कुछ सर्टेन ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने में मदद कर रहा है, कुछ लक्षण को दिखाने में, प्रदर्शित करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, ठीक है। तो अब यही जेनेटिक कोड बन कैसे रहा है, इसी के बारे में हम देखेंगे। तो जेनेटिक कोड में क्या हो रहा है बच्चों, जो डीएनए के पास में क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन है, 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस हैं। जीसी जेनेटिक कोड है आपका, 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस हैं। आरएनए के पास क्या है, एडेनिन है, यूरेसिल है, गुआनिन है, साइटोसिन है, राइट। डीएनए का क्या है हमारे पास, ATGC ये है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जॉर्ज गैमो। क्या नाम है बच्चों, जॉर्ज गैमो। ये गैमो साहब ने देखा कि अगर क्या किया जाए, क्योंकि प्रोटीन तो बन ही रहा है, और ये भी देखा कि 20 प्रकार के प्रोटीन बन रहे हैं हमारे शरीर में। नंबर ऑफ प्रोटीन्स माइट बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये जो कोड है ना, ये जैसे हमारे शरीर में अगर आपका वैलिन प्रोटीन जो कोड बना रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी वही कोड वैलिन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये एक विशेषता होती है इन जेनेटिक कोड की, ठीक है। तो ATG क्या करेगा, गैमो साहब ने ये देखा कि अगर ATGC सभी एक प्रोटीन के लिए कोड करेंगे तो क्या कितना प्रोटीन बनाएंगे, 4 प्रकार का प्रोटीन बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कितना प्रकार का प्रोटीन बनाएंगे, 4 प्रकार का प्रोटीन बनाएंगे। मतलब अगर इन्होंने सोचा कि अगर एडेनिन एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, थाइमीन एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, इसी तरह से गुआनिन भी और साइटोसिन भी अगर स्पेशल प्रकार के प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कितने कोड बनेंगे, 4 कोड बनेंगे। लेकिन हमारे शरीर में बनना कितना चाहिए, 20 प्रोटीन बनने चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं आई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मान लेते हैं कि एडेनिन थाइमीन मिलकर के एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बना रहे हैं, गुआनिन साइटोसिन मिलकर के एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बना रहे हैं, साइटोसिन एडेनिन मिलकर के एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बना रहे हैं, और गुआनिन एडेनिन मिलकर के एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बना रहे हैं, तब भी कितने प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे। इस तरह से ये क्या बना सकते हैं। अब अगर हम ये क्या बोलेंगे कि ये लगभग कितना प्रकार के प्रोटीन बन सकता है, 16 प्रकार का प्रोटीन बन सकता है। कैसे, कन्वर्ट कर लो। देखो, एडेनिन थाइमीन के साथ मिलकर के मान लो एक प्रोटीन बना रहा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ मिलकर के एक प्रोटीन बना रहा है, साइटोसिन एडेनिन के साथ मिलकर के एक प्रोटीन बना रहा है, गुआनिन एडेनिन के साथ मिलकर के एक प्रोटीन बना रहा है, एडेनिन साइटोसिन हो गया है, और क्या हो जाएगा आपका, थाइमीन साइटोसिन के साथ मिलकर के एक प्रोटीन बना रहा है, और क्या है, गुआनिन थाइमीन के साथ मिलकर के एक प्रोटीन बना रहा है। और क्या बन सकता है, देख लो ज़रा सा, गुआनिन एडेनिन हो गया है, थाइमीन गुआनिन हो गया, साइटोसिन एडेनिन हो गया, साइटोसिन थाइमीन हुआ, हो गया। आपस में कन्वर्ट करो ना, रुक जाओ, 2 मिलेंगे अगर, ATGC हम ये बना के देखें, पनेट स्क्वायर, वेट,
मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर दो दो के कोड मिलकर के बनेंगे तो 16 प्रकार की प्रोटीन बनेगी। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ए टी और टी यहाँ पे रखते हैं। तो ये ए बना, ए टी बना, और इधर पे क्या बना, ए टी बना और ए बना, राइट। उसके बाद और क्या है, मान लेते हैं हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ए और सी रख दिया, यहाँ पे भी ए और सी रख दिया। तो ए बना, ए सी बना, इधर पे भी ए बना और ए सी बना, राइट। और क्या रख सकते हैं बच्चों, रख लीजिए इसको, ए सी रखा हुआ है। अब क्या रखेंगे, सी और जी रखा, और यहाँ पे भी सी और जी रखा। एक और चीज़ कर लेंगे यहाँ पे हम, सी जी हो गया, ए टी, ए सी, और कुछ छूट रहा है ना, क्या छूट रहा है, सी और टी छूट रहा है। सी रखो, टी रखो, सी रखो, टी रखो। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो टोटल 16 प्रकार के क्या बनेंगे, आपके जेनेटिक कोड बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे बच्चों, 16 प्रकार के जेनेटिक कोड बनेंगे। कब 16 प्रकार के जेनेटिक कोड बनेंगे, जब हम इन चारों में से क्या कर रहे हैं, इन चारों में से क्या कर रहे हैं, अगर हम मान के चलें कि दो ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक कोड बना रहे हैं। एटी मिल गया, एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा, सीजी मिल गया, एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा। तो इस तरह से अगर ये क्या बनाएंगे, 4 प्रकार के बनाएंगे, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 16 प्रकार का प्रोटीन बनेगा। अब इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी ये देखा गया कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन बन रहे हैं, 20 प्रकार के बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार का बन रहा है, 16 प्रकार का बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब दूसरी बार क्या किया, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या किया, इन्होंने 3 जेनेटिक कोड्स को लेकर के, नॉट जेनेटिक कोड, 3 नाइट्रोजनस बेसिस को लेकर के क्या किया, पेयरिंग करना शुरू किया। पेयरिंग करना क्या किया, शुरू किया। तो अब क्या होगा, इस तरह से ये क्या मिलकर के बनाएंगे, सभी 3 मिलकर के क्या करेंगे, ये आपस में कन्वर्ट होकर के 4 प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे। और 3 बार बनाएंगे तो 4 × 4 × 4 क्या हो जाएगा, 3 बार बनेगा। तो 4 बार मिलकर के क्या बनाएंगे ये बच्चों, टोटल 64 टाइम्स क्या बनाएंगे आपके, यानी 64 प्रोटीन बनाएंगे, 64 कोड बनाएंगे। जो 64 कोड होगा ये आपके क्या करेगा, इसमें से 20 प्रकार के प्रोटीन तो बन ही जाएंगे, राइट। यानी हमने देखा कि अगर हम एक नाइट्रोजनस बेस को ले रहे हैं तो केवल 4 प्रकार का बन रहा है। 2 नाइट्रोजनस बेस को लेकर के हमने देखा तो केवल 16 प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, अभी भी कम है। तो हमने क्या किया, हमने 3 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस को लेकर के देखा, तो ये देखा कि टोटल कितने प्रकार के बन रहे हैं बच्चों, 64 प्रकार के जेनेटिक कोड बन रहे हैं, यानी ये 20 से ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, मतलब गैमो साहब ने क्या किया, गैमो साहब ने ये किया कि सर्टेन जो भी आपका प्रोटीन बन रहा है वो ट्रिपलेट टाइप के प्रोटीन को जेनेटिक कोड है, जिनसे क्या हो रहा है, आपका प्रोटीन बन रहा है। यानी ये जो जेनेटिक कोड है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों, ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको त्रिक जेनेटिक कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिक जेनेटिक कोड कहा जाता है। यानी हमारा जो जेनेटिक कोड है, जो शब्द है, जो वर्ड है, ये वर्ड क्या करेगा, ये अपने पास प्रोटीन बनाने का कुछ जानकारी रखता है, ठीक है। मान लेते हैं AUC है हमारे पास, GUC है हमारे, या AGU है, या CUG है हमारे पास। इस तरह से क्या बनेगा, ये कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन को कैरी करने का काम करेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन को कैरी करने का काम करेंगे बच्चों। ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाएगा। अब ऐसा क्यों, चारों मिलकर के क्यों नहीं बना रहे हैं, ATCG, ये चारों मिलकर के प्रोटीन क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आगे हमें जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। हमने देखा कि केवल 3 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस ही मिलकर के 64 टाइप के जेनेटिक कोड बना रहे हैं, जो कि हमारे लिए इनफ था, जो कि हमें आगे और ज़्यादा जेनेटिक कोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से हमें ये मिला कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब आपका GUC, AUG, AGU इस तरह से
जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मतलब 3 लेटर्स मिल करके एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को, जेनेटिक कोड को कैरी आउट करेंगे बच्चों। हमने देखा था कि अलग अलग लेटर मिल करके, यानी अलग अलग नाइट्रोजनस बेस मिल करके केवल 4 प्रकार के प्रोटीन बना रहे थे, 2 मिलकर के केवल 16 प्रकार के प्रोटीन बना रहे थे। तो इसलिए हमने ये सोचा कि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिल करके आपके कितना बना सकते हैं, 64 प्रकार के जेनेटिक कोड बना सकते हैं, जो कि क्या करेगा, जो कि 20 प्रकार के प्रोटीन्स के लिए आसानी से कोड कर सकता है। तो ये था आपका, गैमो साहब ने बताया कि दीज जेनेटिक कोड्स आर प्रेजेंट इन ट्रिपलेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया? तो इसके अलावा आपके हरगोविंद खुराना जी, आते हैं हम अपने जेनेटिक कोड पर, 1 मिनट। तो ये है हमारा जेनेटिक कोड, ठीक है। किसने किसने काम किया था बच्चों? ओखोवा नाम के हैं, माफ कीजिएगा, ओखोवा नाम के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सेवेरो ओखोवा हैं, एंड हरगोविंद खुराना जी हैं, और कौन है? मार्शल निरेनबर्ग साहब हैं, जिन्होंने 3 लोगों ने जेनेटिक कोड पर और काम किया, और अपने अपने डिफरेंट फील्ड में काम करने के लिए इन लोगों को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था बच्चों, नोबेल पुरस्कार इन लोगों को मिला था। अच्छा, इन्होंने काम क्या किया था? तो आपके जो सेवेरो ओखोवा हैं, इन्होंने बनाया था डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बनाया था, यानी आरएनए को बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आरएनए पॉलीमरेज, ये एक एंजाइम, एक खास प्रकार का एंजाइम था जिसने क्या किया, इसको डीएनए के लिए डिपेंडेंट नहीं बना, मतलब डीएनए पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली आरएनए बना सकता है, और उस एंजाइम का नाम इन्होंने अपने नाम पर रखा था, ओखोवा एंजाइम कहा है। क्या कहा इन्होंने? ओखोवा एंजाइम कहा था। ये क्या था आपका बच्चों? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज जो एक एंजाइम था, इसकी मदद से इन्होंने क्या किया था? आरएनए को बिना डीएनए टेम्पलेट के ही बनाया था, मतलब आरएनए बिना डीएनए की मदद से भी बन सकता है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या इन्होंने कहा, जो कि क्या है? आरएनए, डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसी को और क्या कहा जाता है? ओखोवा एंजाइम कहा जाता है। तो ये काम किसने किया था? आपके सेवेरो ओखोवा साहब ने किया था। हरगोविंद खुराना साहब ने क्या किया था? जो आपके जेनेटिक कोड्स हैं, इनका जो सेम टाइप के हैं, उनको होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया था। और मार्शल निरेनबर्ग साहब ने क्या किया था? प्रोटीन को सिंथेसाइज किया था, जेनेटिक कोड की मदद से प्रोटीन को बनाया था, और इन्हीं सब कामों की वजह से इन सब तीनों लोगों को क्या मिला था? आपको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था इनको बच्चों। कौन कौन है? सेवेरो ओखोवा, हरगोविंद खुराना और मार्शल निरेनबर्ग साहब को क्या मिला? क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आपका है, मैंने अपना नोट्स का यहाँ पे वो रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। एनसीईआरटी में हूबहू ये आपको डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनता है? बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतना सारा जेनेटिक कोड याद कैसे करेंगे। अभी हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जेनेटिक कोड के बारे में, सबसे पहले ये कोड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको बताया किसने? आपके जॉर्ज गैमो साहब ने बताया था। इन्होंने कहा क्या कि भाई हमारे शरीर में क्या हो रहा है, प्रोटीन जो बन रहा है, इसके लिए ना कुछ स्पेशल टाइप के कोड हैं। अब कोड को आप शब्द मान लीजिए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि स्क्रिप्ट जो होती है, जैसे हम हिंदी भाषा बोल तो रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं हिंदी भाषा, राइट। इसी तरह से जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में आती है, वो इंग्लिश जब सामने वाला बोलता है तो उसको इंग्लिश भी समझ में आती है, ठीक है। लोग बोलते भी हैं, तो उसके लिए जिस भाषा में जो भाषा हम बोल रहे हैं, उसके लिखने के लिए स्पेशल टाइप की स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, लिपि जिसको बोलते हैं। अब उस स्क्रिप्ट को पढ़ना आना चाहिए। इसी तरह से हमारी बायोलॉजी में क्या हो रहा है कि ये जो आपका AUU आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है भैया? ये स्क्रिप्ट है। अब ये स्क्रिप्ट क्या कर रहा है? ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक कोड कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जीन्स के लिए कोडेड हैं। बल्कि ये बेसिकली ये क्या है? ये आपके कोडेड जीन्स हैं। ये क्या है? डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जो आपका क्या होता है? जीन होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? जेनेटिक कोड कहते हैं। और यही जेनेटिक कोड आपके क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया कैसे ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है ये लोग, हमने अभी ये भी डिस्कस कर लिया। अब ना मैं थोड़ा सा आपको ये कैसे बनता है जेनेटिक कोड जो हमारा बन कैसे रहा है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में जेनेटिक कोड के क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना, तभी हमको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट आ जाइए इधर पे। हाँ, पनेट स्क्वायर बनाना सब लोगों को अभी आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेक्शन रख देते हैं, एक सेक्शन यहाँ पे रख देते हैं और एक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाए बस। चलिए ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा 1, वेट 1 2 3 4 हो गया, UCAG, ठीक है। क्या है आपके डीएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसिस है U, इसको हटा दीजिए UCA और G। अब क्या हुआ ना, इस साइड में इस तरह से आप पनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। पनेट स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे भी सेम चीज रख दो, 4 4 रख दो, कितना रखोगे 4 4, UCAG, सबको एक साथ UCAG, UCAG, UCA और G, इसी तरह से UCAG। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने चारों कोड्स को एक साथ में रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, जब आप पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो आप क्या करते थे, आप इन दोनों को मिला करके अपना क्या बनाते थे, गैमीट बनाते थे, राइट। हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, हम इसको भी मिलाएंगे, इसको भी मिलाएंगे, इसको भी मिलाएंगे एक बार, ठीक है। हमने क्या किया, U और U, यहाँ पे क्या बना आपका एक तरह का जेनेटिक कोड बना, ट्रिपलेट बन रहा है ना, इसीलिए 3 बार मिलाएंगे। ये आपका फर्स्ट कोड हो गया, ये आपका सेकंड कोड हो गया बच्चों, और ये वाला जो है आपका ये थर्ड कोड है। ये वाला क्या है, थर्ड कोड है जो बिल्कुल राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार ध्यान से आप देखते जाइए क्या लिखा हुआ है, U और इधर का U मिला करके हमने क्या बना लिया, आपका बन गया U बन गया, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, एक बना के बता दे रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वेट, इसको ऐसे बना लो बनक। अब यहाँ से क्या बनाओगे, देखो UCC बनाया, क्या बनाया, हाँ 1 मिनट, U बनाया, फिर ये इस तरह से ऐसे, हाँ ठीक है, UCC बना, ऐसे ही बनाओगे ना, हाँ। उसके बाद क्या बना, U, अरे यार वेट, यहाँ पे बन रहा है 1 मिनट, ओके ठीक है, ठीक, चलो वेट, एक 2 3 4 और यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ये है आपका U, सर रहेगा ना, CAG, ऐसे कर लिया, UCAG। यहाँ पर हमारा एक बना रही हूँ UCAG, ओके ठीक है। इस तरह से सभी में रहेगा UCAG, UCAG, ठीक है। ऐसे सब में रहेगा, एक और नीचे लाइन रहेगी क्योंकि 4 कोड हैं तो एक और नीचे लाइन रहेगी। अब क्या किया, एक बार इसको मिलाओ, एक बार इसको मिलाओ, एक बार इसको मिलाओ, क्या बन गया, U बन गया, ठीक है। अब आप इसको इन दोनों को तब तक मिलाते रहिए जहाँ जितना ये चारों कोड ना बना लें, ठीक है। तो U ये दोनों इधर रहेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा C, C बनाया, फिर U दोनों को इधर रख दो, यहाँ पे क्या है A है, रख दो इसको, फिर U इधर पे है और यहाँ पे क्या है G है,
UUG बनाया। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का कोड बनाया? 4 प्रकार का कोड बनाया। ये आपका ये कोड मिल गया, ये कोड मिल गया और यहाँ से आपके चारों कोड आ गए। तो कितने प्रकार के कोड बन गए बच्चों? 4 प्रकार के कोड बन गए। इसी तरह से आप इससे भी लेकर के जाएंगे। आप सेकंड कॉलम में आएंगे तो UC और क्या है? U है बच्चों। फिर UC को रखो, सब में क्या रखोगे? UC को रखोगे, UC को रखोगे। अब यहाँ पर क्या है? C है, फिर यहाँ पर क्या है? A है और फिर यहाँ पर क्या है बच्चों? G है। तो आपके 4 प्रकार के और कोड बन गए। कौन से आपके? UCU बना, UCC बना, UCA बना और UCG बना बच्चों। ठीक है, इस तरह से फिर इसको भी हम मिलाएंगे। कितना बन गया देखो, क्या है? U है, A है, फिर U है, A है, UA और UA है। ठीक है, ये वाला हमारा 2 कोड हो गया। एक कोड ये भी मिलेगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे भी A आ जाएगा, यहाँ पे भी A आ जाएगा, है ना? अरे U है ना, ठीक है। UCAG, C है, A है, G है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो कितना बना? UAU बना, UAC बना, UAA बना, UAG बना। अब इससे करिए, U है तो UG रखा, UG रखा, UG रखा और UG रखा। UCAG है, रख दो सबको, UCAG रखा। ठीक है, देखिए कितने प्रकार के कोड बने आपके? 4, 4, 8, 16 और 64 बना। ठीक है, तो आपके ये कोड 3 कोड आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं? 64 प्रकार के जेनेटिक कोड बना रहे हैं। कितने प्रकार के जेनेटिक कोड बना रहे हैं बच्चों? 64 प्रकार के जेनेटिक कोड बना रहे हैं। एक आपका यहाँ पे आ गया, क्या नाम है? नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजनस बेस ये है और एक नाइट्रोजनस बेस ये उठाया। तो 3 कोड्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपके 64 प्रकार के जेनेटिक कोड बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि 3 नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्मिंग 64 टाइप्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, किस तरह से बनाया? अच्छा, सेकेंड वाला भी कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर क्या है आपका? CU है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CU आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CU आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CU आ जाएगा। अब ये आपका सेकेंड कॉलम वाला देख लो, यहाँ पर क्या है? U है, यहाँ पर रख दो UCAG, ये आ गया। फिर इस ऐसे कैसे जाओगे? इधर से ये मिला लो, तो क्या है आपका? CC है, CC आ जाएगा, CC आ जाएगा, C आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? C वाला है, तो यहाँ पे भी C रख दो। नहीं, नॉट C वाला, ये चारों है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा? UCAG रखा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे? देखो A से लेके जाओ, तो CA आया, CA आया, CA और CA आया। यहाँ पे क्या रखेंगे? UCAG रखा। ठीक बच्चों, फिर से हम क्या करेंगे? G है हमारे पास, तो CG और क्या? CG, UCAG। इस तरह से आप क्या करेंगे? जेनेटिक कोड को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों? हमने ट्रिपलेट को डिस्कस किया कि 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर के क्या कर रहे हैं? ट्रिपलेट बना रहे हैं, और यही एक ट्रिपलेट क्या कर रहा है? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को कोड कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, हमारा जो मेन स्लाइड है उस पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको सिखाया कि ये जेनेटिक कोड आप भी बना सकते हैं। आप लोग प्लीज़ टेबल बना करके अपना नोट्स में जेनेटिक कोड बनाने की कोशिश करिए। सीधी सी बात है, सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं? पनेट स्क्वायर बना रहे हैं। इस पनेट स्क्वायर में हमारे पास 3 कोड्स हैं, बेसिकली 3 लेटर्स हैं। जैसे क्या है? U रखा हमने, इस तरफ आपका क्या रखा? वर्टिकल कॉलम में UCAG रखा, हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी UCAG रखा, और क्या किया? राइट साइड के वर्टिकल कॉलम में, हर एक कॉलम में हमने चारों कोड्स को रखा। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इस वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम और राइट साइड वाले एक लेटर को उठा करके 3 कोड बना दिया। इसी तरह से इन चारों नाइट्रोजनस बेसिस से यहाँ पर आपके पास 4 कोड बनेंगे। कितने कोड बनेंगे बच्चों? 4 कोड बनेंगे। और इस तरह से आप ऐसे जाते जाओगे तो टोटल 64 कोड्स आपके क्या होंगे? बनेंगे। ठीक है, तो ये बना करके आप चेक करिएगा कि किस तरह से जेनेटिक कोड आपके बन रहे हैं। तो ये था जेनेटिक कोड हमारा। अब जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं हैं बच्चों। जेनेटिक कोड की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं कि जेनेटिक कोड क्या क्या
फीचर्स कैरी करता है और जो कि ट्रांसलेशन में मदद करता है। तो हमने देखा कि जेनेटिक कोड हमारा कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, त्रिक होता है। और त्रिक क्यों होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर एक एक लेटर को आप उठाते तो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार का कोड बनता, 20 प्रकार के कोड नहीं बन पाते। 2-2 लेटर को भी हमने मिक्स करा करके देखा, तब भी सिर्फ और सिर्फ 16 प्रकार के कोड बन रहे थे, आपका 20 प्रकार का कोड नहीं बन रहा था। ट्रिपलेट करा करके हमने देखा तो 64 जेनेटिक कोड बन रहे थे, जो कि आसानी से 20 प्रोटीन के लिए कोड कर सकते थे। ठीक है, इसीलिए जेनेटिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। अब जो कोड होता है, जो कूट होता है, कूट है, कोड है जो, ये क्या होता है, कॉमा रहित होता है। मतलब अगर आपके पास यू 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 है, ये कैसे बना हमने डिस्कस किया, राइट। ये जो था बनाया किसने था इसको, हरगोविंद खुराना साहब ने होमोपॉलीमर टाइप का आपका जेनेटिक कोड बनाया था। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर टाइप के जेनेटिक कोड बनाए थे। ठीक है, तो ये जो यू यू कोड है आपका बच्चों, इसमें आप ऐसे बीच में यू के बाद कॉमा और यू के बाद कॉमा ऐसे नहीं लगाओगे कि क्या किया, टी के बाद कॉमा लगा दिया, क्या हो रहा है, टी कॉमा यू कॉमा सी, ऐसे नहीं करना है, ये आपको करना ही नहीं है। सीधा सीधा से ये क्या रहेगा आपका, टी यू सी, ये एक कोड है। फिर आप क्या करेंगे, जी यू सी, ये एक कोड है आपका। इस तरह से आप क्या करेंगे, ए यू जी, ये एक कोड है आपका। इस तरह से यू ए जी, ये भी क्या है, एक कोड है। यानी ट्रिपलेट है तो इन ट्रिपलेट के बीच में कॉमा नहीं लगेगा। आप एक कोड समाप्त होने के बाद दूसरे कोड के बाद कॉमा लगाएंगे, और वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ये तो बस समझाने के लिए है। आप कैसे लिखेंगे इसको, ये किस तरह से लिखा रहेगा, यू ए जी, फिर सी यू जी, जी यू सी, ए यू सी, इस तरह से आपका जेनेटिक कोड क्या होता है, लिखा रहता है। ये हर एक क्या होता है, ट्रिपलेट बनाता चला जाता है। तो जेनेटिक कोड हमारा क्या होता है, कॉमा रहित होता है, यानी कि कोड्स के बीच में कॉमा नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, जेनेटिक कोड अपह्रासित होता है। अपह्रासित मतलब डीजेनरेट होता है। अच्छा, डीजेनरेट क्यों हो रहा है भाई, देखो कोड क्या काम कर रहा है, कोड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटीन में। तो यही कोड आपका क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोड जो है ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, राइट। तो ये क्या होगा, जब वो कोड, सारे के सारे कोड आपका प्रोटीन नहीं बनाते, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कोड आपका प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है वो कोड कैसा हो रहा है, डीजेनरेट कोड हो रहा है। ऐसा कोड जो प्रोटीन बना देता है वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा कोड जो प्रोटीन बना देता है वो कैसा हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, यानी द कोड कन्वर्ट्स इनटू प्रोटीन। ठीक है, आगे आ जाइए। अच्छा, कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है कि सभी जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, कोड सब में सेम होगा। कोड सब में क्या होगा बच्चों, सेम होगा। कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि जो आपका क्या है, मिथियोनिन के लिए जो कोड क्या करेगा, मिथियोनिन के लिए जो कोड मिथियोनिन को कोड करेगा, यही कोड क्या है सभी में, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, वही कोड मिथियोनिन प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि चाहे हमारे जैसे एनिमल जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, चाहे आपका अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, आपके क्या हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए, ये सभी क्या होंगे आपके, इनमें भी मिथियोनिन बनाने के लिए वही कोड काम में आएगा। तो इसीलिए आपका जो कोड है, ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं बच्चों, यूनिवर्सल होते हैं। और क्या होते हैं, अनतिव्यापी। अनतिव्यापी का मतलब क्या होते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे CAU लिखा हुआ है, CAU लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये एक कोड है, और ये क्या है, GAU अलग कोड है, और CGA अलग कोड है। ठीक है, आप इस CAU को AUC नहीं लिख सकते हो, या इसको आप UAC नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज कोडिंग फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन, और जैसे ही आपने इसको AUC किया, ये बदल जाएगा, ये दूसरे प्रोटीन को कोड करने
करने लगेगा, ये भी क्या होगा, बदल जाएगा और ये दूसरे प्रोटीन को कोड करने लगेगा। तो इसको बेटा हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि CAU को आप आपस में कन्वर्ट कर दो, AUC बना दो या UAC बना दो, ऐसा नहीं बना सकते हैं, ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। ये जैसे CAU है तो GAU, CGA, इस तरह से ये बल्कि बन सकता है आपका। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो कहाँ गया, हाँ ये जो मैंने समझाया, इस CAU को आप ऐसे नहीं कर सकते कि UAC बना दो और AUC बना दो, ऐसे नहीं बना सकते हो। दिस इज ओवरलैपिंग, और जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे ही ओवरलैप किया मीनिंग बदल जाएगा, कोड का मतलब बदल जाएगा और कोड फिर किसी दूसरे प्रोटीन के लिए कोड कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए जेनेटिक कोड क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है बच्चों? असंदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदिग्ध का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि वो जो व्यक्ति है वो संदिग्ध है, संदिग्ध हालात में मिले। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? शक करना। क्या होता है? शक करना, डाउटफुल। क्या होगा? डाउट होगा। तो अब जैसे क्या हुआ कि मान लेते हैं कि CAU एक विशेष प्रकार का क्या है, आपके पास जेनेटिक कोड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्पेशल प्रकार के, ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड है, ठीक है। ये जिसके लिए कोड करना है इसको, ये उसी के लिए कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे टाइप के प्रोटीन के लिए कोड करेगा या दूसरे टाइप का प्रोटीन बना देगा, ऐसा नहीं है। जैसे मिथियोनिन के लिए जो जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल है, ये उसी कोड के लिए कोड करेगा, दूसरे के लिए नहीं कोड करेगा। तो ये क्या होते हैं, आपके क्लियर होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं। मतलब जेनेटिक कोड में डाउट नहीं रह जाता कि यार ये कुछ और बना दिया, ऐसा नहीं रह जाता। हालांकि कुछ कुछ एक्सेप्शन है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, और आपका क्या है, यूनिवर्सल का ये भी एक एक्सेप्शन है, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। और हाँ, इनिशिएशन और क्या होते हैं आपके, समापन करने वाले भी कोडॉन होते हैं। जैसे जब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे कोड्स रहते हैं जो कि चेन, आगे की श्रृंखला को बनाने के लिए क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। जैसे क्या था, जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो पॉलीमरेज वेट कर रहा था कि सबसे पहले प्राइमेज आकर के क्या बनाए, RNA प्राइमर बनाए, तब जाकर के आगे मैं रेप्लिकेट करूं, कोड्स को बनाना शुरू कर दूं, यानी कि नाइट्रोजिनस बेसिस को अरेंज करना शुरू कर दूं। इसी तरह से आपका क्या होता है कि यहाँ पर एक सर्टेन कोड, जेनेटिक कोड रहता है जो कि चेन को, ट्रांसलेशन के, प्रोटीन बनाने के का जो श्रृंखला होती है उसको क्या करेगा, वो शुरू करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। हमारे पास AUG है, कौन सा कोडॉन है, AUG है, ये आपका क्या है, स्टार्ट कोडॉन है। AUG क्या है बच्चों, स्टार्ट कोडॉन है। और ये जो AUG है ये क्या काम करता है, दो काम करता है। एक तो जाहिर सी बात है ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या करेगा, कोड करेगा, और दूसरा जो ट्रांसलेशन का शुरुआत होता है उस चेन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। यानी यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा और ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ से प्रोटीन को बनाना क्या करो, शुरू कर दो, ठीक है ना। ये क्या करेगा, आपका कोडॉन को बनाने का, चेन बनाने का प्रोसेस क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या बना रहा है, AUG कौन से प्रोटीन को कोड करता है बच्चों, मिथियोनिन को कोड करता है। कौन से प्रोटीन को कोड कर रहा है, मिथियोनिन प्रोटीन को कोड करने का काम कर रहा है। प्रोकैरियोट्स में भी मिथियोनिन बनता है। कौन सा मिथियोनिन बनता है बच्चों, फॉर्मिल मिथियोनिन बनता है आपका। कौन सा मिथियोनिन बनता है, फॉर्मिल मिथियोनिन बनता है, ओके। अच्छा, इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि प्रोटीन, अरे आपके जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं बच्चों, नॉन एम्बिगुअस होते हैं। मतलब हर एक कोडॉन क्या करेगा, आपके स्पेशल टाइप के प्रोटीन को यानी अमाइनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। इनिशिएशन कोडॉन हमने देख लिया कि AUG है हमारा, ये क्या है आपका, इनिशिएशन कोडॉन है। इसी तरह से यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन से कोडॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनको टर्मिनेशन कोडॉन या फिर नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है। अब ये नॉनसेंस कोडॉन क्या है, तुम्हारे नॉनसेंस कोडॉन ऐसे वो कोडॉन्स होते हैं जो
किसी दूसरे मतलब किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, बस जो श्रृंखला बन रही है उसको इंडिकेट करेंगे कि यहाँ से प्रोटीन को बनाना बंद कर दो, ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो 64 जेनेटिक कोड हैं उसमें से 61 कोड ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, लेकिन 3 ऐसे कोड हैं जो कि कोई कोड नहीं करते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है मतलब ये कोई ऐसे प्रोटीन के लिए मीनिंग नहीं रखते हैं, इसीलिए इनको नॉन कोडिंग प्रोटॉन्स नॉन कोडिंग बोला जाता है, या नॉन कोडिंग कोड कहा जा सकता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है आपका नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, नॉनसेंस कोडॉन। कौन कौन से हैं आपके नॉनसेंस कोडॉन, UAA, UAG और UGA। 3 प्रकार के ऐसे कोडॉन हैं जिनको नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। कौन कौन सा, UAA, UAG और UGA है आपके 3 प्रकार के नॉनसेंस कोडॉन हैं। इनका थोड़ा सा नाम भी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UAA को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओखरे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओखरे कहते हैं। UAG को क्या कहते हैं, एम्बर कहते हैं। और UGA को क्या बोलते हैं, एम्पल बोलते हैं, ओपल। ओपल क्या कहते हैं बच्चों, ओपल बोलते हैं। ठीक है, ओपल कहा जाता है। UAA हो गया, UAG हो गया तुम्हारा, UAG हो गया, और क्या हो गया, UGA हो गया। ये 3 आपके ऐसे कोडॉन हैं जो क्या करेंगे, चेन को टर्मिनेट करने के लिए इंडिकेट करेंगे कि अब कोडॉन को मतलब जो चेन फॉर्मेशन है उसको क्या करिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि तीनों प्रेजेंट हो, कोई भी एक आ सकता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, UAA ओखरे, और UAG क्या है, एम्बर, और क्या है UGA क्या है, ओपल। क्या है, ओपल है। ठीक है, जेनेटिक कोड में कौन कौन से कोड का क्या काम है ये मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक प्रोटीन है हमारे पास में, फेनिल एलानिन। क्या नाम है बच्चों इसका, फेनिल एलानिन। फेनिल एलानिन याद करो किसमें था, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या था, फेनिल एलानिन आपका क्या कर रहा था, टाइरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था। तो वही फेनिल एलानिन क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटीन है आपका फेनिल एलानिन, ये फर्स्ट प्रोटीन था जिसको कोड किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये क्या है, यू नाम का जो कोड है ये क्या कर रहा है, आपके फेनिल एलानिन को क्या कर रहा है, बना रहा है। ये फर्स्ट प्रोटीन है जिसको क्या किया गया था, सिंथेसाइज किया गया था। CUC किसको कोड कर रहा है, ल्यूसीन को कोड कर रहा है। UCU किसको कोड कर रहा है, सीरीन को कोड कर रहा है। बच्चों किसको कोड कर रहा है, सीरीन को कोड कर रहा है। एक और चीज़ है, अब ये बताइए हमारी बॉडी में तो सिर्फ और सिर्फ 20 प्रकार के प्रोटीन बन रहे हैं, यहाँ पे 64 कोड हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि एक प्रोटीन के लिए एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड कर रहे हैं? तो यस, देयर आर मोर देन 1 जेनेटिक कोड फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो ठीक है, एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड हैं जो कि आपके प्रोटीन के लिए क्या हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, ये क्या है आपका बच्चों, ये देखो ये क्या है, UCU, UCC, UCA, UCG किसके लिए कोड कर रहे हैं, ये सभी सेरीन प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। किसके लिए कोड कर रहे हैं, सेरीन प्रोटीन के लिए आपके कोड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका बच्चों, GUU, GUC, GUA और क्या है GUG, ये किसके लिए कोड कर रहा है, वैलिन प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। किसके लिए कोड कर रहा है, वैलिन प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, GAA और GAG, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है। AGA, AGG अर्जिनिन प्रोटीन को क्या कर रहा है बच्चों, कोड कर रहा है। तो एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड हैं जो कि आपके एक प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि देयर आर मोर देन 1 जेनेटिक कोड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, यूनिवर्सल में हमने देखा था कि क्या हो रहा है कि जो जितने भी जेनेटिक कोड हैं आपके, वो मतलब जो वैलिन को बनाने वाला जेनेटिक कोड है वो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, आपका वही जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहेगा। एक्सेप्शन में क्या था बच्चों, ज़रा सा एक्सेप्शन हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे न्यूक्लियस में कितने टाइप के, न्यूक्लियस में कितने, यानी जो आपका DNA, जो न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होता है उसके पास कितने टाइप के स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है। UAA क्या है आपका, ओखरे है।
UAG क्या है, एम्बर है, और UGA क्या है बच्चों, ओपल है। ये 3 टाइप के जो स्टॉप कोडॉन है ये न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए के पास में है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है इसके पास 4 टाइप के स्टॉप कोडॉन्स हैं। कौन कौन सा, UAA, UAG, AGG और क्या है, AGA। अब जरा सा देखो यहाँ पे AGG और AGA हमने अभी देखा था, कहाँ पर है AGA और AGG? ये तो स्टॉप कोडॉन की तरह काम कर भी रहा है, लेकिन एक प्रोटीन को भी कोड करता है। AGA, AGG, ये देखो, ये क्या कहा, ये कौन से प्रोटीन को कोड कर रहा है बच्चों, आर्जिनिन प्रोटीन को कोड कर रहा है। ठीक है, क्या कोड कर रहा है, आर्जिनिन प्रोटीन को कोड कर रहा है। तो अभी जो बात हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस होते हैं, यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं है, ये ट्रू नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि ये एम्बिगुअस हैं भाई। यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में देख रहे हैं कि AGG और AGA स्टॉप कोडॉन की तरह काम कर रहा है, जबकि ये दो एक प्रोटीन के लिए भी कोड कर रहे हैं। कौन सा प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, आर्जिनिन के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टॉप कोडॉन और प्रोटीन को कोड करने के लिए भी काम में आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ये देख लीजिए जो नॉन एम्बिगुअस वाला मैटर फंसा हुआ था। UGA क्या कर रहा है, ट्रिप्टोफेन को बना भी रहा है, एक प्रोटीन के लिए कोड भी कर रहा है। AGA क्या कर रहा है, स्टॉप कोडॉन की तरह काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं आपके, आर्जिनिन को बनाने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ कुछ विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, आपके जेनेटिक कोड की विशेषताएं। ठीक है, कॉमालेस होता है जेनेटिक कोड, हमने ये डिस्कस कर लिया। डीजेनरेट होते हैं क्योंकि जितने भी आपके जेनेटिक कोड क्या हो रहे हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, वो जेनेटिक कोड क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। अब ज़रा एक बात बताओ, कितने टाइप के जेनेटिक कोड हमारे हम मतलब पॉसिबल हैं, 64 टाइप के, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि 3 ऐसे जेनेटिक कोड हैं जो कि नॉनसेंस कोडॉन है, जो कि स्टॉप कोडॉन होते हैं, जो कि चेन फॉर्मेशन जो हो रही है उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो केवल और केवल कितने जेनेटिक कोड हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोटीन में, अमाइनो एसिड बना रहे हैं। तो 61 आपके जेनेटिक कोड हैं जो कि क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, एंड दे डीजेनरेट एंड फॉर्म 20 प्रोटीन्स। कितने प्रोटीन बनाएंगे बच्चों, 20 प्रोटीन बनाएंगे। और हमने ये भी देखा कि एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी हमने देखा कि आपके पास UCU, UCC, UCA, UCG 4 ऐसे जेनेटिक कोड है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन को कोड कर रहे हैं जो कि क्या है, सीरीन है। तो ठीक है, एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड भी क्या कर सकते हैं, आपके पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर हो गया। यूनिवर्सल क्या होते हैं आपके, सार्वत्रिक होते हैं। एक अमाइनो एसिड क्या करेगा, एक जेनेटिक कोड को बनाएगा, ये भी देखा। इसका भी एक्सेप्शन देख लिया कि एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड एक प्रोटीन को बनाएंगे। तो ये है आपका बच्चों जेनेटिक कोड के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से ये टेबल बना हुआ है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये देखो एक इस पर्टिकुलर ये ट्रिपलेट है आपका, ये क्या है बच्चों, ट्रिपलेट है। इसी तरह से ये भी, ये क्या बना रहा है आपका, एक ट्रिपलेट बना रहा है। इस तरह से ये चेन आप बनाएंगे। आप बनाएंगे कैसे इसको, देखिए ये उठाएंगे, इधर से एक उठाएंगे और इधर से एक जेनेटिक कोड उठाएंगे, ट्रिपलेट बन रहा है। फिर से आपको ये लेना है, ये लेना है, और इधर से ये वाला लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और इधर से ये वाला लेना। यानी कि जब भी आप जेनेटिक कोड ट्रिपलेट वाला बनाएंगे तो सबसे पहले ये आपका क्या करेगा, हर 4 कोडॉन बनेंगे यहाँ से, क्योंकि 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो 4 कोडॉन बनेगा। और चारों कोडॉन में 2 कोड्स ऐसे रहेंगे जो रिपीटेड रहेंगे, 2 कोड ऐसे रहेंगे जो क्या रहेंगे, रिपीटेड रहेंगे। तीसरा वाला डिफरेंट रहेगा, तीसरा वाला क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और यही तीसरा क्या कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिससे नया प्रोटीन क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, 2 कोड्स ऐसे रहेंगे जो सेम रहेंगे, थर्ड वाला क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। घर पे इस जेनेटिक कोड का ये जो टेबल है इसको बना के आप कोशिश कीजिएगा। ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था बच्चों, गैमो साहब ने दिया था, जॉर्ज गैमो साहब ने आपके जेनेटिक कोड के बारे में और ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट दिया था। फर्दर इस पे काम किसने किसने किया था, सेवेरो ओखोवा ने काम किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था, और मार्शल नीरेनबर्ग साहब ने काम किया था।
और इनके काम के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। और हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं आपके जेनेटिक कोड को, वो भी हमने क्या किया बच्चों, डिस्कस कर लिया। ये देखिए क्या था, कूट आपके क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, कॉमालेस होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, यूनिवर्सल हैं, नॉन ओवरलैपिंग है, एम्बिगुअस भी हो सकते हैं एंड नॉन एम्बिगुअस। मोस्टली क्या होते हैं, नॉन एम्बिगुअस होते हैं। इनिशिएशन कोडॉन आपका क्या है और स्टॉप कोडॉन क्या है ये आपका, ये हमने देख लिया। इनिशिएशन कोडॉन हमारा क्या है बच्चों, AUG जो है मिथियोनिन के लिए क्या है, मिथियोनिन प्रोटीन भी बनाता है और जो आपका चेन फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी क्या करेगा, इसको स्टार्ट करेगा, इसीलिए इसको इनिशिएशन कोडॉन कहा जाता है। आपके 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन भी प्रेजेंट है, कौन कौन से हैं आपके, क्या था, अरे ये मैं भूल जाती हूँ, एक मिनट, ये देखिए UAA, UAG और UGA है, ठीक है। इनका नाम है, UAA का नाम क्या है, ओखरे, UGA का नाम क्या है बच्चों, ओपल, और UAG का नाम क्या है, एम्बर है, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अच्छा, ओखोवा एंजाइम क्या है बच्चों, DNA इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ओखोवा साहब के नाम पर क्या रखा गया था, ओखोवा एंजाइम कहा गया। अब ये जो DNA इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, ये क्या काम कर रहा है, ये RNA बनाने का काम कर रहा है विदाउट DNA टेम्पलेट। DNA टेम्पलेट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये RNA बनाने का काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जेनेटिक कोड समझ में आ गया होगा बच्चों, और आई थिंक जेनेटिक कोड में ही, हाँ यही है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जेनेटिक कोड समझ में आ गया होगा। और वीडियो का जो स्पीड होता है, अगर वो स्लो लगा करिए बच्चों, आप 1.5 पे भी करके आप स्पीड बढ़ा करके बेसिकली वीडियो को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए क्लास में। कल हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बच्चों, ठीक है। ये चैप्टर जो है, 2-3 चैप्टर हमारे बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। जो बच्चे आगे नीट की तैयारी करने जा रहे हैं और डॉक्टर बनने का सपना रखे हुए हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि सारे के सारे ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स को ईजिली थोड़ा सा और ईज आउट करके समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। आप अपना प्लीज़ इम्पॉर्टेंट फीडबैक दीजिए कि और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मैं बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप अगर अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपका फीडबैक मुझे थोड़ा सा और हेल्प करता है कि मैं और अच्छा डिलीवर कर सकूँ कंटेंट को। आप सभी अपना ख्याल रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।